नमस्कार दोस्तों, अंधेरे और अनकही कहानियों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। आज की कहानी उन गुमनाम नायकों में से एक की है जो रात के सन्नाटे को चीरते हुए हमारे लिए सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते हैं, एक ट्रक ड्राइवर की। यह कहानी है हरनेक सिंह की, जिसका एक सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान बन गया। एक ऐसा सफर जहां मंजिल पर पहुंचना नहीं बल्कि जिंदा पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए सुनते हैं हरनेक सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली यह दास्तां उन्हीं की जुबानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि डर की कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। मेरा नाम हरनेक सिंह है। पंजाब के होशियारपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये ट्रक और सड़कें ही मेरी जिंदगी हैं। पिछले 20 साल से इन्हीं पर घर चला रहा हूं। लोग कहते हैं ड्राइवरों की जिंदगी बड़ी आजाद होती है, पर सच तो ये है कि हमारी आजादी बस 2 मीलों के बीच की दूरी तक ही सीमित है। मैंने बहुत कुछ देखा है इन सड़कों पर आज जो बताने जा रहा हूं उसने मुझे सड़कों का बादशाह नहीं बल्कि डर का गुलाम बना दिया। यह उस साल की बात है जब मेरी बेटी की शादी तय हुई थी। हाथ तंग था और खर्च आसमान छू रहे थे। मैं किसी भी काम के लिए तैयार था। तभी दिल्ली के एक बड़े ट्रांसपोर्टर सेठ धर्मपाल का फोन आया। मैं पहले भी उसके लिए काम कर चुका था। वो आदमी पैसे का पक्का था, पर उसके काम हमेशा अजीब होते थे। उसने फोन पर कहा, हरनेक, एक बहुत जरूरी काम है। मुंह मांगा पैसा मिलेगा, पर काम में सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, सेठ जी, आप बस काम बताइए। सेठ ने गहरी आवाज में कहा, राजस्थान में अलवर के पास एक पुरानी हवेली है, नैनगढ़ की हवेली। वहां से एक सामान उठाकर कलकत्ता पोर्ट पहुंचाना है। सामान एक बड़ा लकड़ी का संदूक है जिसे लोहे की जंजीरों से सील किया गया है। मेरी बस 3 शर्तें हैं। पहली, उस संदूक को किसी भी हालत में खोलने की कोशिश मत करना। दूसरी, रास्ते में ट्रक को किसी सुनसान जगह पर रात में मत रोकना। और तीसरी, सबसे जरूरी, अगर संदूक के अंदर से कोई आवाज आए तो उसे अनसुना कर देना। उसकी आखिरी शर्त सुनकर मेरे मन में एक खटका सा हुआ, पर बेटी की शादी के खर्चे के आगे मेरा डर छोटा पड़ गया। मैंने हां कर दी। मेरे साथ मेरा खलासी था, राजू, 20-22 साल का लड़का, अभी नया नया काम सीखा था। दुनिया को बस मजाक समझता था। हम रात करीब 11 बजे उस हवेली पर पहुंचे। हवेली क्या थी? एक भूतिया खंडहर थी। चारों तरफ घना जंगल और सियारों के रोने की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। हवेली का चौकीदार एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम कालू था। उसकी एक आंख पत्थर की थी और चाल में लंगड़ाहट थी। उसने हमें उस संदूक के पास पहुंचाया। संदूक हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा और पुराना था। काली शीशम की लकड़ी पर अजीब तरह के फूल और जानवरों की नक्काशी थी जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे छूने पर वो बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था और उसमें से सूखी हुई तुलसी और हल्की सी सड़न की मिलीजुली गंध आ रही थी। जब हम 8-10 मजदूर मिलकर उसे ट्रक में चढ़ा रहे थे तो कालू मेरे पास आया और फुसफुसाया, सरदार जी, बड़ा हिम्मत का काम ले लिया। जो भी इसके अंदर है उसे सफर पसंद नहीं है। अगर रास्ते में पायल की छनक सुनाई दे तो समझ जाना वो जाग गई है। और अगर कोई औरत लिफ्ट मांगे तो नजरें फेर लेना, वरना वो तुम्हारी नजरें ही नोच लेगी। मैंने उसकी बातों को बुढ़ापे का वहम समझकर टाल दिया। राजू तो उस पर हंसने लगा। हमने सामान लादा, सेठ से एडवांस लिया और कलकत्ता के लिए निकल पड़े। रात के करीब 2 बजे हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी और वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। राजू अपनी सीट पर सो रहा था। अचानक केबिन के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। इतनी ठंड हो गई जैसे किसी ने ऐसी चला दिया हो जबकि बाहर गर्मी थी। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। तभी ट्रक का रेडियो, जो बंद पड़ा था, अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी पुराने राजस्थानी लोकगीत की दर्द भरी धुन बजने लगी। राजू हड़बड़ाकर उठ गया। उस्ताद, ये कैसे चालू हो गया और इतनी ठंड क्यों है? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन जाम हो गया था। उस धुन के बीच से अब एक औरत के सिसकने की आवाज साफ सुनाई देने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे केबिन में ही बैठा रो रहा हो। तभी मुझे साइड मिरर में दिखा, सड़क के किनारे एक औरत लाल दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। उसका चेहरा लंबे घूंघट में छिपा था। मुझे तुरंत कालू की बात याद आ गई। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। उस्ताद रोको, देखो तो बेचारी औरत अकेली खड़ी है इतनी बारिश में, राजू बोला। आंखें बंद कर और चुपचाप बैठा रहा, मैं चिल्लाया। तुझे जो दिख रहा है वो इंसान नहीं है। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, एक बर्फीली हवा का झोंका केबिन के शीशे तोड़ता हुआ अंदर आया। रेडियो पर सिसकियों की आवाज एक कलेजा चीर देने वाली चीख में बदल गई और फिर सब शांत हो गया। रेडियो बंद हो गया, ठंड गायब हो गई। राजू का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। हम दोनों अगले 1 घंटे तक एक भी शब्द नहीं बोले। सुबह हमने एक ढाबे पर ट्रक रोका। चाय पीते हुए मैंने ढाबे के मालिक से रात वाली सड़क के बारे में पूछा। वो एक बुजुर्ग सरदार जी थे। उन्होंने हमें घूर कर देखा और बोले, पुत्र, तुम लोग रूह कंपा देने वाली घाटी से आए हो। कहते हैं कई साल पहले उस सड़क पर एक दुल्हन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है और अगर कोई उस रास्ते से कोई अपवित्र चीज ले जा रहा हो तो वो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। यह सुनकर हम दोनों के गले में चाय अटक गई। अब हमें यकीन हो गया था कि हमारे ट्रक में कुछ बहुत ही गलत चीज है। राजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, उस्ताद छोड़ दो ये काम, जो पैसा मिला है सेठ को वापस कर देते हैं। जान है तो जहान है। पर मेरे सिर पर बेटी की शादी का जुनून सवार था। मैंने उसे समझाया, बस 2 दिन की बात और है। हम दिन में सफर करेंगे और रात को किसी भीड़ भाड़ वाले ढाबे या टोल पर ही रुकेंगे। अगली रात और भी भयानक साबित हुई। हम मध्य प्रदेश के घने जंगलों से गुजर रहे थे। हमने फैसला किया था कि रात होने से पहले ही किसी शहर में रुक जाएंगे, पर ट्रक का टायर पंक्चर हो गया, जिसमें हमारे 3-4 घंटे बर्बाद हो गए। रात का अंधेरा गहरा चुका था। अचानक ट्रक के पीछे जहां संदूक रखा था, वहां से किसी चीज के खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जानवर अपने तेज नाखूनों से लकड़ी को छील रहा हो। खरोंच राजू ने डर से फुसफुसाया। उस्ताद, फिर से वही आवाज। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और शीशे से पीछे देखने की कोशिश की, पर कुछ नजर नहीं आया। आवाज लगातार आ रही थी और अब वो तेज होती जा रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई, पर हमारी शांति कुछ ही पलों की थी। अब किसी ने ट्रक का पिछला तिरपाल जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो। मैंने गुस्से में ट्रक रोक दिया। बहुत हो गया, आज मैं देखता हूं कौन है। मैं हाथ में लोहे की रॉड लेकर नीचे उतरा। राजू डर के मारे केबिन में ही दुबका रहा। जैसे ही मैं ट्रक के पीछे पहुंचा, वहां कोई नहीं था। तिरपाल सही सलामत बंधा था, पर जमीन पर अजीब से पंजों के निशान थे, जो किसी इंसान या जानवर के नहीं लग रहे थे। मैंने हिम्मत करके तिरपाल का कोना उठाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर मेरी आत्मा कांप गई। उस भारी संदूक पर बंधी मोटी मोटी लोहे की जंजीरें टूटी हुई थीं और ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें कागज की तरह मरोड़ दिया हो। संदूक का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था और उस हल्की सी दरार से 2 अंगारों जैसी लाल आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। मैं चीखते हुए पीछे हटा और भागकर वापस केबिन में आया। भगा ले उस्ताद, भगा ले, वो बाहर आ रही है, मैं चिल्लाया। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और उसे अंधाधुंध दौड़ा दिया। मैंने शीशे में पीछे देखा। संदूक का ढक्कन अब पूरा खुल चुका था और उसमें से एक औरत का काला साया बाहर निकल रहा था, जिसके बाल सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। राजू रोते हुए बोला, उस्ताद, वो ट्रक के ऊपर है। अब वो साया ट्रक की छत पर चढ़ गया था। उसके चलने से ट्रक हिल रहा था। कभी वो दाईं खिड़की पर आकर अपना भयानक चेहरा दिखाती तो कभी बाईं खिड़की का शीशा खटखटाती। उसकी त्वचा गली हुई थी और मुंह से खून टपक रहा था। वो चीख नहीं रही थी, बल्कि फुसफुसा रही थी। खोलो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आऊंगी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मैं जितनी जोर से पाठ करता, वो उतनी ही जोर से ट्रक की छत पर अपने नाखून मारती। ट्रक का स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो अपने आप दाएं बाएं घूम रहा था। तभी सामने मुझे एक रोशनी दिखी, एक गांव की बत्ती, और उसके पास एक पुराना मंदिर था जिसके गुंबद पर भगवा झंडा लहरा रहा था। बस
बस किसी तरह वहां पहुंचना है। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर स्टीयरिंग को मंदिर की तरफ मोड़ा। वो चुड़ैल अब पागलों की तरह ट्रक की छत पीट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छत टूटकर अभी अंदर गिर जाएगी। जैसे तैसे मैंने ट्रक को मंदिर के गेट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही ट्रक का अगला हिस्सा मंदिर की सीमा में दाखिल हुआ, एक ऐसी भयानक और दर्दनाक चीख सुनाई दी जिसे सुनकर पत्थर का भी दिल दहल जाए। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब हमारी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मंदिर का पुजारी हमें जगा रहा था। राजू तो सदमे से बेहोश हो गया था। हम हिम्मत करके ट्रक के पीछे गए। ट्रक की छत पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। तिरपाल चिथड़े हो चुका था और अंदर वो संदूक अपनी जगह पर था, पर उसका ढक्कन खुला था और वो पूरी तरह से खाली था। उस दिन के बाद मैंने सेठ धर्मपाल को फोन किया और कहा कि मैं उसकी नौकरी छोड़ रहा हूं। उसने बहुत गालियां दी, पर मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। मैंने बेटी की शादी के लिए गांव में अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दी, पर उस ट्रक पर वापस कभी नहीं बैठा। आज भी जब रात में तेज हवा चलती है या कोई दरवाजा खटखटाता है तो मेरी नींद उड़ जाती है। वो लाल आंखें, वो टूटी हुई जंजीरें और वो फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो, आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सड़कें अब मुझे मंजिल तक नहीं बल्कि सिर्फ उस खौफनाक रात तक ले जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हरनेक सिंह की दास्तां। एक सफर जो पैसों के लिए शुरू हुआ था पर जान बचाकर खत्म हुआ। क्या था उस संदूक में और वो आत्मा अब कहां है? क्या वो आजाद होकर कहीं और भटक रही है? कुछ सवाल हमेशा अनसुलझे ही रह जाते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए दरवाजें बंद रखिएगा। शुभ रात्रि।